हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो हमारे करंट अफेयर छूटे हुए हैं। उसी क्रम में आज 7 जुलाई और 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों को शिक्षित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ साझेदारी की है? रिलायंस जियो टीवी के साथ साझेदारी करने वाले राज्य सरकार है ये हरियाणा गवर्नमेंट है। विभिन्न सरकारें अलग अलग टीवी चैनलों के साथ छात्रों को शिक्षित करने के लिए समझौता कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान स्कूल और कॉलेज बंद हैं, इसी वजह से अलग अलग सरकारें अलग अलग टीवी चैनल या फिर ऐप के माध्यम से छात्रों को शिक्षित करने के उद्देश्य से अपनी योजनाएं चला रहे हैं। इसी क्रम में रिलायंस जियो के साथ समझौता किया हरियाणा सरकार ने। झारखंड गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के साथ समझौता किया था। जो लोग लगातार लर्निंग बुक से जुड़े हैं वो इन चीज़ों को रिवाइज कर रहे होंगे, और जो पहली बार अभी सुन रहे हैं वो अभी पहली बार इसको देख लें और लर्न कर लें। जब वो पुराने वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, झारखंड गवर्नमेंट ने दूरदर्शन के साथ किया था समझौता किया है कि वो दूरदर्शन के माध्यम से अपने वहाँ के छात्रों को शिक्षित करने का कार्य करेंगे जब तक कि स्कूल और कॉलेज बंद हैं। जबकि जम्मू कश्मीर सरकार ने भी दूरदर्शन के साथ ही समझौता किया था। और हमारी जो HRD मिनिस्ट्री है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय है, जिसके मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं, भारत में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है यही भारत की शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भी कई सारे पोर्टल और ऐप लॉन्च किए गए हैं, जिसको मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। दीक्षा पोर्टल, स्वयं प्रभा पोर्टल, स्वयं मूक्स पोर्टल। मूक्स का इसमें फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन स्कूल। साथ ही साथ रेडियो वाहिनी, शिक्षावाणी, ये सारे किसके हैं? दीक्षा, स्वयं प्रभा, स्वयं मूक्स, रेडियो वाहिनी और शिक्षावाणी। ये 5 पोर्टल या ऐप हैं जो है आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अभी 1 या 2 दिन पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रज्ञान नाम से एक दिशा निर्देशिका भी जारी की गई है कि कोविड-19 के दौरान जब ऑनलाइन क्लासेस का चलन बढ़ रहा है तो उस दौरान कैसे ऑनलाइन क्लासेस को छात्र करेंगे। यानी कि उसमें वो दिशा निर्देश है कि कोई भी छात्र 30 मिनट से ज़्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर मोबाइल पे लगातार वीडियोस को नहीं देखेगा। हर 30 मिनट बाद एक ब्रेक लेगा। उस ब्रेक के दौरान उसको चलना ज़रूरी है और अपनी आँखों को आराम देना ज़रूरी है। ये सारे दिशा निर्देश शिक्षकों के लिए दिशा निर्देश हैं, पेरेंट्स के लिए दिशा निर्देश हैं। इन सारे दिशा निर्देशों को प्रज्ञान नाम से जो है जारी किया गया है। इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको कराया है। हम जो हरियाणा है उसकी कैपिटल चंडीगढ़ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मुरली मनोहर खट्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए एक टू खेलो एक टू पढ़ो पहल की शुरुआत की है? देखिए, एक टू खेलो एक टू पढ़ो को अगर हम हिंदी में देखेंगे तो थोड़ा खेलो और थोड़ा पढ़ो। क्या है कि कई दिनों से लॉकडाउन चल रहा था, फिर जुलाई का महीना आया, मार्च से ही लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी। पहला जो जनता कर्फ्यू था वो 21 मार्च को लगाया था सरकार ने। तभी से स्कूल कॉलेज सब बंद पड़े हुए हैं। तो अभिभावक क्या है कि छात्रों पे जुलाई महीने आने के बाद से कुछ ज़्यादा ही प्रेशर पढ़ाई का दे रहे हैं, और एक साथ उतना ज़्यादा प्रेशर छात्रों पे ना पड़े इसीलिए त्रिपुरा सरकार ने एक पहल शुरू की है, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो। ये क्लास 8 तक के बच्चों के लिए त्रिपुरा सरकार ने ये पहल शुरू की है। इस पहल में त्रिपुरा सरकार जो छात्रों के अभिभावक हैं उनके स्मार्टफोन पे दिन की शुरुआत के ही समय पूरे दिन के टाइम टेबल को मैसेज किया जाएगा कि कितने समय तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब खेलना है बच्चों को, ताकि बच्चों के ऊपर अचानक से कोई एक्स्ट्रा भार जो है अभिभावकों द्वारा ना दिया जा सके। त्रिपुरा की राजधानी मणिपुर है और मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देब हैं और यहाँ के गवर्नर रमेश वैश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी इन द नियर ईस्ट के लिए आने वाले 2 सालों में भारत कितना डॉलर देगा? भारत सरकार ने कुल $10 मिलियन देने की बात कही है
यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूज़ी इन द नियर ईस्ट के लिए। पैलेस्टाइन से काफ़ी रिफ्यूज़ी निकाले गए हैं, तो उनके पुनर्वास के लिए ही एक कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूज़ी। ये पैलेस्टाइन के पूर्वी हिस्से से निकाला गया है, तो यूनाइटेड नेशन का ये पूर्वी हिस्से के रिफ्यूज़ी हैं पैलेस्टाइन के, तो यूनाइटेड नेशन का ये अपना है कि इनको पैलेस्टाइन के जितना करीब पूर्व में हो सके उतने ही करीब पूर्व में पैलेस्टाइन के बसाया जाए, क्योंकि ये पैलेस्टाइन के पूर्वी हिस्से के ही रिफ्यूज़ी हैं। इसी के लिए भारत सरकार ने जो है कुल 10 मिलियन US डॉलर देने की बात कही है यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूज़ी को। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन इन नियर ईस्ट का हेडक्वार्टर गाज़ा इज़राइल में है। इसके जो हेड हैं वो हैं फिलिप लाजारिनी इसके हेड हैं। गाज़ा इज़राइल में यूनाइटेड नेशन रिलीफ वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूज़ी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार अगले 6 महीनों में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कितने बच्चों को गरीबी और खाद्य असुरक्षा से प्रभावित होंगे? कुल 120 मिलियन बच्चे खाद्य असुरक्षा और गरीबी से प्रभावित होंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप सही करेंगे। 120 मिलियन का ऑप्शन ही नहीं है, जबकि ये करेक्ट आंसर इसका होगा 120 मिलियन बच्चे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अगले आने वाले 6 महीनों में गरीबी और खाद्य असुरक्षा से प्रभावित होंगे। कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे बच्चों के माता पिता की नौकरी चली गई है, काफ़ी सारे लोग जॉबलेस हो गए हैं, काफ़ी सारे लोग जहाँ पे नौकरी करते थे वहाँ से घरों को वापस आए हैं। तो एक यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये कहा गया कि आगे आने वाले 6 महीनों में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 120 मिलियन बच्चे प्रभावित होंगे गरीबी और खाद्य सुरक्षा से। जो साउथ एशिया है, यहाँ के जो कंट्री हैं वो हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। इन्हीं कंट्रियों की ये बात की जा रही है। दक्षिण एशिया के इतने सारे देश हैं। यूनिसेफ की एक किड राइट इंडेक्स भी जारी किया यूनिसेफ ने, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने एक किड राइट इंडेक्स को भी जारी किया, जिसमें इन्होंने कहा कि साउथ एशिया के देश के बच्चों के अधिकारों के लिए पर्याप्त बजट आवंटित नहीं होने की वजह से भी ये समस्या बनी रहेगी। यूनिसेफ का कहना है कि साउथ एशिया में जो बजट हर साल लागू किया जाता है, जो लॉन्च किया जाता है बजट सरकारों द्वारा, उसमें बच्चों के लिए पर्याप्त बजट आवंटित नहीं करता है दक्षिण एशियाई देश। इस वजह से भी ये समस्या बनेगी, क्योंकि अगर बच्चों के लिए पर्याप्त बजट होता तो माता पिता के नौकरी जाने के बाद भी बच्चों को गरीबी और खाद्य सुरक्षा से उस बजट के जरिए बाहर निकाल लिया जाता। इस इंडेक्स में बच्चों के बेहतरी के लिए उनको जल्द से जल्द उचित स्वच्छता के साथ शारीरिक दूरी के साथ स्कूल भेजने पर भी बल दिया है। किसने? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड ने। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क में है और इसके डायरेक्टर हेनरिटा फोर्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के नाम से 100 दिनों के रोजगार योजना शुरू करने की योजना बनाई है। झारखंड के सीएम कौन हैं? देखिए अभी क्या है, कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे श्रमिक जहाँ पे अपनी नौकरी या रोज़गार करते थे वहाँ से अपनी नौकरी रोज़गार को छोड़ के अपने प्रदेशों को वापस गए हैं। तो विभिन्न सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं उन श्रमिकों, उन कामगारों के लिए, क्योंकि उनकी नौकरी जा चुकी है कोविड-19 की वजह से। उसी क्रम में जो है झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री श्रमिक योजना शुरू की, जिसमें 100 दिनों का इनको रोज़गार प्रदान किया जाएगा। और इस जो है इसमें क्या है कि इनको सक्षम बनाया जाएगा इस मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में कि इनको 100 दिन का रोज़गार सरकार की तरफ से मिले, और जो रोज़गार सरकार दे रही है उसके लिए ये स्किल्ड हों, इसके लिए इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और ऐसा ही कुछ है मनरेगा के अंतर्गत पूरे वर्ष में 100 दिनों का रोज़गार देती है केंद्र सरकार।
और अभी केंद्र सरकार ने 120 दिनों के रोजगार की बात कही है गरीब कल्याण रोजगार योजना में। यह भी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 के बाद जो श्रमिक हैं उनको एक पैसे की कमी न पड़े इसलिए लगातार 120 दिनों तक गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत एक मुश्त 120 दिनों का रोजगार देने की बात कही है केंद्र सरकार ने। कौन सी योजना है? गरीब कल्याण रोजगार योजना। और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है? प्रवासी श्रमिक आयोग बनाया है। ये आयोग उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं उनको रोजगार की व्यवस्था करेगा, उनके बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था करेगा, उनके लिए इंश्योरेंस भी उत्तर प्रदेश प्रवासी श्रमिक आयोग द्वारा किया जाएगा। रोजगार सेतु योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। राजस्थान श्रमिक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया है आपके जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ही रोजगार कैंप भी लगाया है कि जो लोगों का रोजगार छूटा है वो आके यहाँ अपने इस कैंप से अपनी नौकरी अपने हुनर के अनुसार अपनी नौकरी को प्राप्त कर सकें। तो ये सारी योजनाएं विभिन्न कई दिनों की जो लगातार क्वेश्चन में आते थे तो यहाँ पे मैंने उसको एक साथ कवर किया है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछा है क्वेश्चन में, तो ये हैं हेमंत सोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाएगी? इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। इंदिरा रसोई योजना में जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था की जाएगी सस्ते दरों पर। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और इसी तरह से कुछ रसोई योजना है गरीब जनता के लिए जो कि झारखंड सरकार ने शुरू की है दीदी रसोई के नाम से। ये सब भी क्वेश्चन कवर किया जा चुका है। दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो दीनदयाल रसोई योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। दीदी रसोई योजना झारखंड सरकार की योजना है। इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है। ये सभी गरीब जनता के लिए उचित भोजन कम दरों पर उपलब्ध कराने की योजना है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जो गरीब जनता है सबसे ज़्यादा मार उन्हीं पर पड़ रही है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने किसके लिए निश्चित विद्युत मित्र योजना लागू की है? ये योजना लागू की है महिलाओं के लिए। क्या है ये योजना? देखिए, जो मध्य प्रदेश में सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, वहाँ की महिलाओं के लिए, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मध्य प्रदेश द्वारा जो है एक पद का सृजन किया गया जिसका नाम है निष्ठा विद्युत मित्र। निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में काम करेंगी मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह की। क्या कार्य होगा इनका? इनका कार्य होगा कि ये अपने एरिया में जहाँ का स्वयं सहायता समूह है उस क्षेत्र में अगर कोई नया कनेक्शन लेना चाह रहा है तो ये उनको नए कनेक्शन दिलाने का कार्य करेंगी। अगर किसी के पास कनेक्शन नहीं है तो उसे विद्युत कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगी। साथ ही साथ जो नए विद्युत कनेक्शन के लिए जो पैसे होते हैं उसे भी ये खुद अपने पास ही लेके कंपनी मध्य विद्युत क्षेत्र कंपनी को देंगी। जो बिल आता है मीटर के थ्रू उसका भी वसूली यही निष्ठा विद्युत मित्र ही करेंगी। साथ ही साथ ये बिल को ऑनलाइन या फिर ऐप के माध्यम से कंपनी को भुगतान कर देंगी। और इनके क्षेत्र में अगर कोई बिजली का कोई अवैध इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी शिकायत ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को करेंगी। साथ ही साथ बिजली चोरी की जानकारी भी ये मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को देंगी। इसके एवज में इनको जो है इन महिलाओं को, इन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उचित पैसे दिए जाएंगे। मतलब एक सैलरी इनको प्रदान की जाएगी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा। इससे क्या होगा कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को सेम एरिया में ही उनके लिए कार्य करने वाली महिलाएं मिल जाएंगी और महिलाओं को इसके एवज में पैसे मिल जाएंगे, तो दोनों का अपना फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की जीडीपी क्या होगी? फाइनेंशियल ईयर 2021 मीन्स कि जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो फाइनेंशियल ईयर
1 अप्रैल 2020 से शुरू होके 31 मार्च 2021 को ख़त्म होगा उसे फाइनेंशियल ईयर 2021 बोलते हैं। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च कंपनी क्या है? देखिए, ये कंपनी जो फिच, अमेरिका की जानी मानी रेटिंग एजेंसी है, फिच रेटिंग एजेंसी, इसकी ही स्वामित्व, इसका मतलब इंडिया रेटिंग एजेंसी की जो है ये अमेरिका के फिच कंपनी की 100% स्वामित्व वाली कंपनी है। यानी इंडिया रेटिंग एजेंसी का जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की जो पेरेंट कंपनी है वो फिच है। फिच अमेरिका की जानी मानी रेटिंग एजेंसी है। ये फिच समूह की ही कंपनी है आपकी इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च कंपनी। इसके एमडी रोहित करण साहनी है, ये भारत में है, और जो फिच है इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। ये मल्टीनेशनल रेटिंग कंपनी है। तो अब क्या है कि इसने एक रेटिंग जारी की कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत का जो जीडीपी होगा ये क्या होगा। कोविड-19 की वजह से प्रत्येक देश के जीडीपी में भारी गिरावट दर्ज की गई है, और उसी तरीके से भारत की जीडीपी में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। और इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के अनुसार भारत की जीडीपी जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में होगी ये होगी -5.3%। मतलब कि माइनस में भारत की जीडीपी का विकास होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 में। हालांकि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने यह भी कहा है कि भारत कम बैक कर लेगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा उसमें भारत कम बैक करते हुए अपनी जीडीपी की दर की ग्रोथ को 5 से 6% कर सकेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबबाई संगमनेरकर जो हाल ही में खबरों में हैं एक प्रसिद्ध क्या है? मतलब गुलाबबाई संगमनेरकर क्या है? गुलाबबाई संगमनेरकर एक प्रसिद्ध लोक कलाकार हैं। इन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा विताबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, इसीलिए ये खबरों में बनी हुई हैं। तो गुलाबबाई संगमनेरकर ये लोक कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार के संगीत आचार्य अन्ना साहेब किर्लोस्कर म्यूजिक थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019-20 से किसको सम्मानित किया जा रहा है? किसने इस अवार्ड को जीता है? मधुमती दांडेकर, यह भी एक लोक कलाकार हैं, इन्होंने ही इस अवार्ड को जीता है। तो मधुमती दांडेकर को मिला अन्ना साहेब किर्लोस्कर म्यूजिक थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जबकि गुलाबबाई संगमनेरकर को मिला विताबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दोनों ही अवार्ड महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के आईसीपी के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति समानता के आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? देखिए, जीडीपी को निकालने का कई तरीके होते हैं। एक तो आप पूरी जीडीपी चेक कर लेते हो कि मतलब कि कोई देश की जीडीपी जितनी ज़्यादा है वो उतना अधिक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। तो अर्थव्यवस्था को चेक करने के लिए जब कई सारे तरीके हैं तो उसी में एक तरीका है पीपीपी, यानी कि परचेज पावर पैरिटी। अब क्या है परचेज पावर पैरिटी? इसको मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। देखिए कि परचेज पावर पैरिटी ये है कि आप मतलब आप ध्यान दो कि अमेरिका में एक बर्गर, मानो ऐसा कि अमेरिका में एक बर्गर का जो मूल्य है वो $4 है। $4 में अमेरिका में एक बर्गर मिलता है। अब क्या है कि अगर हम ये माने कि एक इंडियन रुपीज़ एक अमेरिकन डॉलर भारत के 70 रुपये के बराबर है, तो उस बर्गर का मूल्य भारत में कितना होना चाहिए? भारत में उस बर्गर का मूल्य होना चाहिए 280 रुपये, यानी कि $4 में एक बर्गर मिल रहा है अमेरिका में, 70 रुपये $1 का वैल्यू है इंडिया में, तो 280 रुपये में इंडिया में एक बर्गर मिलना चाहिए। लेकिन इंडिया में एक बर्गर अमूमन 60 रुपये में मिलता है। अब वहाँ पे 4 रुपये में मिलता है, $4 में मिलता है बर्गर। तो $4 में मिलता है तो हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो ये 15 रुपये आ गया। यही बोला जाता है परचेज पावर पैरिटी, यानी कि
परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से जो बर्गर का मूल्य है, नहीं सॉरी, जो आपके डॉलर का मूल्य है भारत में वो सिर्फ 15 रुपये है, और जबकि अगर नॉर्मल तरीके से हम देखेंगे तो ये 70 रुपये डॉलर का मूल्य है। इस तरीके से जब हम निकालते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था को तो इसे पीपीपी परचेज पावर पैरिटी के आधार पर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें अगर परचेज पावर पैरिटी के आधार पे हम देखेंगे तो भारत का जो स्थान है ये आपका चौथा है। भारत का स्थान रहेगा परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से तीसरा। पहले स्थान पे है चाइना, दूसरे स्थान पे है अमेरिका, तीसरे स्थान पे है इंडिया, चौथे स्थान पे है जापान। ये परचेज पावर पैरिटी के आधार पे अर्थव्यवस्था की बात हो रही है। पाँचवें स्थान पे है जर्मनी और छठे पे है रशिया। लेकिन अगर हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो यूएसए सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे विश्व की, नंबर 2 पे चाइना है, नंबर 3 पे जापान है, नंबर 4 पे जर्मनी है और नंबर 5 पे इंडिया है। लेकिन अगर हम परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो भारत की रैंक तीसरी हो जाती है चाइना और अमेरिका के बाद। नॉर्मल तरीके से अगर हम देखेंगे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो अमेरिका, लेकिन परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से देखेंगे तो चाइना। परचेज पावर पैरिटी मैंने आपको बताया उसी तरीके से निकालते हैं। मैं चूँकि जो अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको समझ में आए ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने ओडिशा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन में 49% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अदानी पावर ने उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की 49% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस 49% को हासिल करने के लिए अदानी पावर को 89,30,237 इक्विटी शेयर का अधिग्रहण करना पड़ा उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के, और इस 89,30,237 इक्विटी शेयर का जो कुल मूल्य हुआ था ये हुआ था 1,019 करोड़ रुपए। अब जो है उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की जो हिस्सेदारी है ये 49% अदानी पावर के पास है और 51% किसके पास है? उड़ीसा पावर जनरेशन के पास खुद की है। उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन का जो मुख्यालय है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये उड़ीसा की सरकारी कंपनी है, और जो अदानी पावर लिमिटेड का हेडक्वार्टर है ये अहमदाबाद गुजरात में है। क्योंकि सिर्फ 49% हिस्सेदारी हासिल की है और 51% हिस्सेदारी खुद उड़ीसा गवर्नमेंट की कंपनी उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन ने अपने पास रखा है, इसलिए इस कंपनी को उड़ीसा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन के नाम से ही जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने कोविड-19 के उपचार के लिए भारत में फेबीफ्लू नाम की पहली मौखिक फेविपिराविर अनुमोदित दवा लॉन्च की है। जो फेबीफ्लू है इसको लॉन्च किया है ग्लेनमार्क फार्मा ने। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये जो है मौखिक दवा है। मौखिक दवा मतलब कि जिसको हम मुंह से खाते हैं, माउथ के रास्ते अपने जिसको हम खाते हैं। एक दवा होती है, आप इंजेक्शन सोच लो, उसको बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं निडल के सहारे, लेकिन ये मौखिक दवा है, इसको हम खाएंगे मुंह के रास्ते। ये इसकी कॉस्ट 103 रुपये पर टैबलेट है। ये माइल्ड पेशेंट टू मॉडरेट पेशेंट पे काम करेगी, ऐसे उम्मीद के साथ इसे लॉन्च किया गया है। इसको ऐसे समझिए कि एक दवा है फेविपिराविर, ये भारत सरकार की एंटीवायरल दवा, इसको भारत सरकार ने पहले से ही, बहुत पहले से भारत सरकार ने इस दवा को अनुमोदन दे दिया था। ये एंटीवायरल दवा है। अब इसी दवा को नए नाम से लॉन्च किया जा रहा है, फेबीफ्लू नाम से फेविपिराविर दवा को लॉन्च किया जा रहा है। फेविपिराविर दवा क्या थी? ये जो है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित दवा है, एंटीवायरल दवा है, वायरस पे कार्य करती है। तो इसको थोड़ी टेस्टिंग के बाद डायरेक्ट लॉन्च कर दिया जा रहा है मार्केट में फेबीफ्लू नाम से। इसे लॉन्च किया है ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने हाल ही में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया को अस्थायी रूप से मान्यता दे दी है। वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड कराटे फेडरेशन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है, जबकि आपके कराटा एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर ये दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे.एल. शुमाकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? जे.एल. शुमाकर ये एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड फिल्मों के निर्देशक हैं। इन्होंने एल्मो फायर, फॉलिंग डाउन और बैटमैन जैसी फिल्मों में निर्देशन का कार्य किया है। जे.एल. शुमाकर को माइकल शुमाकर से किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं करिएगा। माइकल शुमाकर जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं, जबकि जे.एल. शुमाकर हॉलीवुड फिल्मों के निर्देशक हैं। इन्होंने बैटमैन, फॉलिंग डाउन, एल्बो फायर जैसी प्रसिद्ध हॉलीवुड फिल्मों में निर्देशन का कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मंत्रालय का पता लगाएं, उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने युक्ति 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। युक्ति 2 प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। क्या है युक्ति 2? पहले तो युक्ति का फुल फॉर्म देख लेते हैं। युक्ति का फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, यानी कि जो भारत है, जो भारत की यंग जनरेशन है, वो कोविड-19 से भारत को बाहर निकलने में अपनी ज्ञान, अपनी टेक्नोलॉजी और अपने नवाचार के बल पे मदद करेगी। इससे जो युक्ति है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, इसमें जो हायर एजुकेशन के छात्र हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो जूनियर साइंटिस्ट हैं, सबसे कहा गया है कि आप अपने विचार को इस प्लेटफॉर्म पे जाके हम गवर्नमेंट को बताओ इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि कैसे कोविड-19 से हम बाहर आ सकते हैं, और जो भी तरीका गवर्नमेंट को पसंद आएगा गवर्नमेंट उसे अप्लाई करेगी। जैसे अभी गवर्नमेंट के पास लॉकडाउन का तरीका था, लॉकडाउन भी किसी ने सुझाया होगा, तो उसी तरीके से जो अलग अलग तरीके हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए, जितने भी तरीके हो सकते हैं, हायर एजुकेटेड छात्र, रिसर्च स्कॉलर, साइंटिस्ट और जूनियर साइंटिस्ट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू गवर्नमेंट को अपनी बात बता सकते हैं, और गवर्नमेंट उस पर रिसर्च करके उसे अप्लाई करेगा। अगर गवर्नमेंट को वो तरीका समझ में आया तो फिर गवर्नमेंट उस पर आगे भी अपनी रिसर्च करके उसको अप्लाई कर देगा। और यही है युक्ति प्लेटफॉर्म। इसे लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट द्वारा। हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा विश्व का सबसे बड़ा रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा विश्व का सबसे बड़ा रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ये आयोजित किया जाता है उड़ीसा राज्य में। देखिए इस बार क्या हुआ कि यात्रा के लिए जो है कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि कोविड-19 के दौरान गैदरिंग पे रोक है, इसलिए इस यात्रा के लिए कोर्ट ने रोक लगा दी। फिर उड़ीसा गवर्नमेंट कोर्ट के पास दोबारा जाती है और इस यात्रा को करने की अनुमति मांगती है और बताती है कि अगर इस साल ये यात्रा नहीं की गई तो आगे आने वाले 12 वर्षों तक ये यात्रा नहीं हो सकती मान्यता के अनुसार। तो फिर कोर्ट ने कई सारे नियम कानून लागू करने के बाद लोगों की आस्था को देखते हुए इस यात्रा को जो है इस वर्ष करने के लिए अलाउ कर दिया। इसमें क्या क्या नियम कानून थे कि कोर्ट ने कहा, पहली बात तो पुरी के अलावा पूरे उड़ीसा राज्य में कहीं भी ये यात्रा नहीं निकल सकती, क्योंकि पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और सबसे ज़्यादा पुरी में ही ये भव्य यात्रा निकाली जाती है। लोग प्रतीकात्मक रूप से इस यात्रा को पूरे उड़ीसा में भी निकालते हैं और देश के कई विभिन्न हिस्सों में भी इस यात्रा को निकालने का जो है वो शुरुआत हो चुका है। ये यात्रा पिछले कई 100 साल से निकाली जा रही है। और फिर दूसरा क्या कहा कोर्ट ने, एक तो पूरी तरीके से ये यात्रा प्रतिबंधित होगी, सिर्फ पुरी में ही निकाली जाएगी जहाँ पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। दूसरा, यात्रा के दौरान पूरी तरीके से पुरी में कर्फ्यू होगा, यानी कि लोग इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे इस यात्रा में, और सिर्फ वही लोग इस यात्रा में शामिल होंगे जो कि इसमें रथ खींचा जाता है भगवान जगन्नाथ का। तो रथ खींचने के लिए जो है बताया कोर्ट ने कि 500 से ज़्यादा लोग एक रथ को नहीं खींच सकते हैं, चूँकि ये रथ बहुत भारी होते हैं, इनको खींचने में काफ़ी ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए जो है कोर्ट ने 500 लोगों को अनुमति दी कि एक रथ को खींचने के लिए मैक्सिमम 500 लोग
ही होंगे और यही 500 लोग सिर्फ इस यात्रा में सम्मिलित भी हो सकेंगे और पूरी तरीके से कर्फ्यू होगा। साथ ही साथ जो है कोर्ट ने ये भी कहा कि पूरे यात्रा का लाइव टेलीकास्ट हो, जिससे लोग घरों में ही भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद को ले सकें लाइव टेलीकास्ट के जरिए और उन्हें बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। इन्हीं सारे रिस्ट्रिक्शन के साथ पूरी जगन्नाथ भगवान की यात्रा इस वर्ष आयोजित की गई उड़ीसा में, इसीलिए ये क्वेश्चन को मैंने बनाया। और क्या है, देखिए उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ये नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के केंद्रीय टीबी प्रभाग द्वारा जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2018 की तुलना में 2019 में टीबी रोगियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? टीबी रोगियों में कुल वृद्धि हुई 14% की 2018 की तुलना में 2019 में। और ये रिपोर्ट जारी की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा है कि भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करना है। ये आप याद रखेंगे कि टीबी फ्री इंडिया के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है, ये टारगेट है 2025। साथ ही साथ जो मलेरिया फ्री इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है वो है 2030। टीबी फ्री के लिए 2025, मलेरिया फ्री के लिए 2030। WHO ने अभी कुछ दिन पहले अल्जीरिया और अर्जेंटीना को पूरी तरीके से मलेरिया फ्री घोषित किया है। और 2018 की तुलना में 2019 में भारत में जो है 14% टीबी के मरीज बचे हैं, जबकि भारत का लक्ष्य क्या है 2025 तक टीबी फ्री होना। ये दोनों आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत सरकार ने मलेरिया फ्री होने के लिए क्या लक्ष्य रखा है, कौन से साल तक मलेरिया फ्री होने का लक्ष्य है भारत सरकार का। तो मलेरिया फ्री होने का 2030, टीबी मुक्त होने का 2025। हालांकि 2018 की तुलना में 2019 में 14% केस बढ़ गए हैं, तो अगर भारत को 2025 तक टीबी फ्री होना है तो ये केस बढ़ने नहीं घटने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार टीबी को नियंत्रित करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन रहा? देखिए पहले तो 14% टीबी केस बढ़े 2018 से 2019 की तुलना में। जब हम 19 की तुलना 18 से करेंगे तो 14% केस बढ़ गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी कि टीबी नियंत्रण में किस राज्य का प्रदर्शन अच्छा रहा। तो गुजरात राज्य का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा टीबी नियंत्रण करने में। इन्होंने सारे कार्यक्रम को अच्छे से लागू किया और गुजरात में टीबी के पेशेंट में कमी देखी गई। इसके बाद जो दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन किया आंध्र प्रदेश ने, और तीसरे नंबर पे अच्छा प्रदर्शन नियंत्रित करने में टीबी को रहा हिमाचल प्रदेश का। तो टॉप पे गुजरात, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पे हिमाचल प्रदेश रहा टीबी को नियंत्रित करने में अच्छे प्रदर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने BRO द्वारा निर्मित पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज का उद्घाटन किया। दोनों पुल किस राज्य / केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? पुनेजा बिल और जो है आपका ये देविका ब्रिज दोनों ही स्थित हैं जम्मू कश्मीर ने। इन दोनों ही ब्रिज को बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जो राज्य हमारे किसी अन्य देश के साथ सीमा बनाते हैं वहाँ पे ब्रिज और सड़क बनाने का कार्य बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कार्य करता है। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाके देखोगे, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जितने किनारे किनारे के राज्य हैं, इधर जम्मू का, मतलब जितने भी वो जगह जो कि किसी अन्य दूसरे देश के साथ सीमा बनाते हैं वहाँ पे जो रोड और पुल बनाने का कार्य करता है ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है, ना कि इंडियन जो नेशनल हाईवे रोड अथॉरिटी है ये वहाँ पे रोड और ब्रिज बनाने का कार्य नहीं करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये कार्य किया जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। देखिए पुनेजा ब्रिज ये डोडा ज़िले में बन रहा है जम्मू कश्मीर के, जबकि देविका ब्रिज ये उधमपुर में बन रहा है। अभी एक अंजी खड्ड ब्रिज है, ये भारत का पहला केबल युक्त
रेलवे ब्रिज है। भारत का पहला केबल युक्त रेलवे ब्रिज है अंजी खड ब्रिज। ये भी जम्मू कश्मीर में ही बन रहा है। इसे बनाया है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ये अभी बनाया जा रहा है, ये बन रहा है। ये क्वेश्चन भी अभी 1 या 2 दिन पहले ही कराया गया। अंजी खड ब्रिज जो कि जम्मू कश्मीर में बन रहा है, ये भारत का पहला केबल युक्त ब्रिज है रेलवे का, जिसे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ मिलकर फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्किल्स बिल्ड रीइग्निएट एंड स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM के साथ। IBM एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चूँकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसका जो कॉरपोरेट ऑफिस है, जो सहायक ऑफिस है, वो इंडिया में भी है। तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का जो इंडिया का ऑफिस है उसने और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जो यूथ हैं उनको स्किलफुल बनाने के लिए, उनके अंदर कौशल विकास करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है और एक कैंप लॉन्च किया इसी के तहत। इसमें क्या है, इस कैंप में काम के अनुसार यूथ लोगों को स्किलफुल बनाया जाएगा, लोगों के अंदर कौशल का विकास किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने कौशल के अनुसार जॉब प्राप्त करने में, रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी। हमारे कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट ने हाल ही में किस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी है? कैबिनेट ने हाल ही में स्पेस यानी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मंत्रिमंडल ने ग्रहों की खोज मिशन सहित अंतरिक्ष गतिविधियों की पूरी श्रृंखला में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। अंतरिक्ष विभाग जो है ये PMO कार्यालय के अंतर्गत आता है। अभी तक क्या है, अंतरिक्ष से संबंधित सभी कार्यों की कार्य योजना बनाना, उनका कार्यान्वयन करना, ये इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता था। अब निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष संबंधी मिशन में इसरो की देखरेख में कार्य कर सकेंगे। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके जो हेड हैं ये के शिवन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पुष्ट उपहार योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? मुख्यमंत्री पुष्ट उपहार योजना शुरू की गई है त्रिपुरा सरकार द्वारा। यह योजना गर्भवती महिलाओं और जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान करा रही हैं उनके लिए है। उनको एक पोषण किट प्रदान की जाएगी ताकि उनके अंदर कोई कुपोषण ना हो और वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से स्तनपान करा सकें, अपना दूध पिला सकें, क्योंकि माता का दूध सबसे अधिक ज़रूरी होता है 6 माह तक के बच्चों के लिए, और गर्भवती महिलाओं को कोई कुपोषण ना हो, जिससे एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। इसीलिए त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, जिसके अंतर्गत 3 किस्तों में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें 5,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें वे टीकाकरण और अपने लिए न्यूट्रिटिव भोजन की व्यवस्था करती हैं। तो जो है मुख्यमंत्री मातृ पुष्ट उपहार योजना, ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की है, और जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये है केंद्र सरकार की। और त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कापू समुदाय की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कापू नेस्तम योजना की शुरुआत की है? कापू समुदाय की महिलाओं के लिए कापू नेस्तम योजना की शुरुआत की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत इनको प्रतिवर्ष 7,500 रुपये से 15,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसका प्रमुख उद्देश्य है कि इन्हें वित्तीय सहायता के साथ इनकी आजीविका और जीवन स्तर को बढ़ाकर कापू समुदाय की महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाए और वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। तो ये योजना किसने शुरू की? कापू नेस्तम योजना कापू समुदाय की महिलाओं के लिए, ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कापू समुदाय कहाँ से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के पहले देश का नाम बताएं जिसने टिड्डी नियंत्रण के लिए ड्रोन माउंटेन ULV स्प्रेयर का इस्तेमाल किया। ये देश है भारत। क्या है ये ड्रोन माउंटेन ULV?
ड्रोन यानी कि अनआर्म्ड अनमैन व्हीकल, इसको बोलते हैं UMV भी बोलते हैं, अनमैन्ड व्हीकल। ये आपने देखा होगा कि ये हवा में उड़ता है बिना किसी इंसान के। अब इसमें ULV स्प्रेयर क्या है? अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर, यानी कि जो दवाओं का इससे स्प्रे किया जाएगा टिड्डी को रोकने के लिए, उसका वॉल्यूम बहुत ही छोटा छोटा होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? काफ़ी छोटा वॉल्यूम होने से क्या होता है कि ये जो स्प्रे दवा होगी ये हवा में काफ़ी देर तक रुकी रहेगी। हवा में रुके क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा होगा, भार ज़्यादा होगा, वो नीचे गिर जाएगी दवा जल्दी। और हवा में रुके होने की वजह से क्या होता है कि टिड्डी दल के ऊपर इनका जो प्रभाव होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि टिड्डी दल हवा में उड़ रहे होते हैं, वो दवा हवा में रुकी हुई है, जिससे इनकी टिड्डी दल की मृत्यु हो जाती है। और ये जो नुकसान पहुंचाते हैं खेतों को, पेड़ पौधों को, उससे बचा जा सकता है। और ड्रोन माउंटेन ULB यानी कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर का इस्तेमाल करने वाला टिड्डी दल को रोकने के लिए पहला देश भारत है। भारत ने टिड्डी को नियंत्रित करने के लिए ड्रोन माउंटेड अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर का इस्तेमाल किया। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी रूप से विकसित विमानन मौसम निगरानी प्रणाली पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? स्वदेशी रूप से विकसित मौसम की निगरानी के लिए प्रणाली पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में स्थित है। ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यानी कि यहाँ से दूसरे देशों के लिए फ़्लाइट जाती है। यह जो स्वदेशी तकनीक है मौसम निगरानी के लिए, इसे बनाया है CSIR के नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया इसको। और भारत में अगर हम बात करें तो टोटल 34 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, यानी कि कुल 34 भारत में ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनसे विदेशों की यात्रा, दूसरे देशों की यात्रा की जा सकती है। भारत में कुल एयरपोर्ट की संख्या अब बढ़ के 486 हो गई है, जिसमें से 123 कॉमर्शियल फ़्लाइट के एयरपोर्ट हैं, जहां से यानी कि सिर्फ सामानों को एक देश से दूसरे देश या फिर अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कुल 486 एयरपोर्ट, जिसमें से 123 कॉमर्शियल और 34 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत में हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।